तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल टीकेडी ब्लॉग्स। और मैं संजय आप लोगों को एक नए फेस ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग होने वाला है। और ये जो बात करने वाले हैं ये हम केदारनाथ ट्रिप के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अगर आप 2025 में केदारनाथ का ट्रिप करने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो भाई साहब, बेसिकली मैंने बहुत सारा चीज़ फेस किया रास्ते में या फिर होटल वगैरह में। तो इसीलिए मैं ये एक तो वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अगर मेरा वीडियो देखकर आप लोग जाते हो तो आप लोग को थोड़ा बहुत तो आसानी होगी होगी इस राइड में। तो बेसिकली मेरा जो ट्रिप था वो केदारनाथ का ट्रिप था, लेकिन मैं केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों गया। तो बात है, मैं निकला था आपका अक्टूबर 20 तारीख, अक्टूबर का 20 2024 में, जो कि मेरा प्लान था। मैं लास्ट 28 या 29 को मैं विज़िट करूँगा केदारनाथ, क्योंकि 3 नवंबर को मंदिर बंद हो जाता है। तो मैं इसीलिए सोचा था कि लास्ट में मैं विज़िट करूँगा। तो मैं घर से निकला था 20 अक्टूबर को, जो कि मेरा ये लाइफ में फर्स्ट लॉन्ग राइड था। और मैं ये सोलो गया था, अकेला गया था। मेरा ये लाइफ का फर्स्ट लॉन्ग राइड था, जो कि अप्रॉक्स ये जो राइड अप और डाउन मिलकर अप्रॉक्स आप पकड़ सकते हो 3800 या फिर 3800 समथिंग, कुछ ऐसा होगा। 3800 पकड़ो, तो 3800 किलोमीटर का मेरा ये राइड था। और मेरा जो नया बाइक था ब्लैक पैंथर, उसको लेकर मैंने गया था फर्स्ट लॉन्ग राइड। तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहा मुझे, तो काफ़ी परेशानी भी हुई और काफ़ी मतलब एक्साइटिंग था मैं एक राइड जाने के लिए। और मुझे इससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था क्योंकि लॉन्ग राइड में क्या सब प्रोसेस होता है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप होटल कैसे खोजते हो, या फिर कितने रात तक आपको बाइक चलाना सही है या नहीं है, गलत है, आप कैसे कैसे मतलब कुछ भी मेरे को एकदम ज़ीरो नॉलेज था। और मैं इस राइड में जाकर बहुत कुछ मुझे एक्सपीरियंस हुआ, रोड के बारे में, हाईवे के बारे में, एनएच में अगर आपको किस टाइप का चलना है आपको, तो ये सब चीज़ बेसिकली मुझे ये हुआ। तो मैं आज ये सब बात करूँगा। पहले मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है ये है आपका जो मेरा टूर का प्लान है, जो मैंने बेसिकली जो एक प्लान माफिक में गया था, 9 से 10 दिन का जो टूर था सोलो का, वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने सोलो किया था इसके चलते। तो मैं फर्स्ट डे, मैं वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जो कि एक झालदा छोटा सा सिटी है, यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैं यहाँ से अपना ट्रिप शुरू किया था। और बेसिकली मैं 20 अक्टूबर 2024 को ये ट्रिप शुरू किया था। और मैं घर से निकला था अप्रॉक्स 4 बजे। और मेरा जो पहला दिन का जो मेरा आज, तो मैं फर्स्ट डे मेरा जो प्लान था वो मैं घर से, मतलब मेरा होम टाउन से, घर से मैं प्रयागराज गया था फर्स्ट डे। और उसका जो डिस्टेंस है वो 555-60 किलोमीटर का कुछ ऐसा डिस्टेंस है। तो अप्रॉक्स 550 किलोमीटर में फर्स्ट डे राइड किया। और मुझे ये पता था पहले से कि अगर आप 1-2 दिन में ही ज़्यादा खींच पाओगे, 3 दिन या फिर 4 नंबर दिन नंबर जैसे ही आप खींचोगे बाइक, मतलब आपको आपका शरीर उतना साथ नहीं देता है। इसलिए फास्ट बेसिकली जो हम लोग का, अगर हम स्लो राइड कर रहे हैं तो बेसिकली ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि आप पहला दिन या फिर दूसरा दिन जो खींच पाओगे वो 3 नंबर या 4 नंबर दिन आप उतना खींच नहीं पाओगे। तो मेरा यही बेसिकली मोटिव था, मैं 1-2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा राइड करूं, ताकि तीसरा दिन मुझे इसी माफिक में मैं रूट रेडी किया था। तो ये रूट आप लोगों के सामने मैं ये करता हूं। तो मेरा फर्स्ट डे था घर से प्रयागराज, जो कि उसका डिस्टेंस है 550 किलोमीटर अप्रॉक्स। और प्रयागराज में मैं होटल लिया, होटल लेकर स्टे किया। रात करीब 5:30 6:30 बजे मैं घुस गया था प्रयागराज। लेकिन आपका होटल वगैरह खोजते खोजते मुझे थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद मैं होटल खोज के फ्रेश होके फिर मैं होटल स्टे किया। दूसरा दिन का जो राइड था वो था प्रयागराज से मुझे जाना था पीलीभीत। लेकिन प्रयागराज से मैं निकल गया सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे। लेकिन जैसे मैं प्रयागराज से निकल गया, रास्ते में एनएच में होटल में मैं लंच करने रुका। लेकिन एक भैया से बात हुआ, वो भी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी
उत्तराखंड में ही अभी जॉब के सिलसिले में वो रहते हैं। तो उस भैया ने मुझे जैसे ही मेरा गाड़ी का नंबर देखा वेस्ट बंगाल का, तो बात किया, तो बात करके ये पता चला, तो ये बोला कि आप पीलीभीत आप फालतू में काहे जाओगे, आप ये चले जाओ, बरेली चले जाओ आप, या फिर श्रीनगर चले जाओ। तो श्रीनगर मेरे हिसाब से जो मेरा प्लान था वो थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा था। मैं उस श्रीनगर के बात नहीं कर रहा हूँ जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये उत्तराखंड में भी एक तो श्रीनगर है। तो बेसिकली उसमें बाद में आते हैं। तो उस भैया ने मुझे बोला कि आप बरेली चले जाओ, आप पीलीभीत मत जाओ, क्योंकि पीलीभीत का जो रास्ता है वो भाई साहब बहुत ही नैरो रास्ता है, अगर आप जाते हो तो बहुत ही नैरो रास्ता है। तो थोड़ा दिक्कत होगा, ट्रैफिक वगैरह का दिक्कत होगा, ऐसा कुछ भैया ने बोला। तो मैंने खाते खाते बहुत सोचा, फिर मैं गूगल मैप को देखा कि हाँ भाई इसमें तो सिंगल रोड वगैरह है, और सिंगल रोड में आप खींच नहीं पाओगे गाड़ी, क्योंकि सामने से भी गाड़ी आएगा। तो उस भाई का बात मानते हुए मैं सेकेंड दिन प्रयागराज से बरेली चला गया, क्योंकि प्रयागराज से बरेली का जो डिस्टेंस है वो करीब अप्रॉक्स 500 किलोमीटर का है, 480 या 500 किलोमीटर है कुछ। तो मुझे टाइम लग गया। दूसरा दिन कम से कम मैं 7 साढ़े 7 बजे घुस गया था बरेली। उस दिन भी सेकंड दिन 2 नंबर दिन जो है मेरा, तो उस दिन भी होटल वगैरह खोजते खोजते 8 बज गया। तो मैं ओयो होटल बुक किया, ओयो होटल में मैं स्टे किया 2 नंबर दिन। फिर मैं 3 नंबर दिन, तीसरा दिन जो कि मेरा राइड का तीसरा दिन है, उस दिन मुझे खींचना था बरेली से ऋषिकेश, जो कि उसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है भाई। बरेली से ऋषिकेश का डिस्टेंस 270 किलोमीटर है। लेकिन आप ये सोचोगे बस एक दिन में 270 किलोमीटर तो मैं 3-4 घंटा में ही आप पूरा कर लोगे, किंतु लेकिन ये बात नहीं है भाई साहब। 270 किलोमीटर अब बरेली से जैसे ही ऋषिकेश जाओगे, तो ऋषिकेश उत्तराखंड घुसते ही आपको, मतलब देवभूमि घुसते ही आपको खाली पहाड़ी का रास्ता मिलेगा। 270 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करते करते मुझे मुझे भाई साहब लग गया 7 बज गया। मैं सोचा था कि मैं ऋषिकेश जाके अर्ली शाम तक मैं घुस जाऊंगा ऋषिकेश 4-5 बजे तक, और मैं शाम का जो ऋषिकेश में आरती होता है, कोई घाट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उस घाट में आरती होता है, गंगा घाट में। तो उस घाट में मैं आरती मतलब देखना था मुझे। लेकिन भाई मेरे को पहुंचते पहुंचते वहाँ ऋषिकेश 7 बज गया, और वहाँ का जो आरती का टाइम है वो 6:30 बजे का है। तो वो तो मिस हो गया। फिर मैं होटल ऋषिकेश में होटल ले लिया, खोजा थोड़ा, ये किया, विज़िट किया, फिर मैं होटल ले लिया। और उधर अगर आप ऋषिकेश में स्टे करते हो तो भाई ऋषिकेश में थोड़ा एक्सपेंसिव है होटल वगैरह, क्योंकि वहाँ फॉरेनर वगैरह आपको देखकर पता ही नहीं चलेगा कि मैं ऋषिकेश में हूँ या फिर कोई मतलब विदेश का कोई कंट्री, छोटा सा कंट्री है उस टाइप का। मतलब फॉरेनर में पूरा भर्ती है भाई। और वहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी इतना सारा होता है, रॉक क्लाइंबिंग वगैरह, जंपिंग वगैरह, रोपवे वगैरह, मतलब पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग वगैरह, बहुत कुछ होता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी उधर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ऋषिकेश में रुकते हो तो थोड़ा एक्सपेंसिव होटल वहाँ मिलेगा। तो फाइनली तीसरा दिन जो मेरा था वो था बरेली से ऋषिकेश, जो कि मैं पहुँच गया ऋषिकेश। सेम होटल ले लिया, थोड़ा बार्गेनिंग करके, ये करके, सॉरी, बार्गेनिंग करके होटल वगैरह मिल गया मुझे, लेकिन रेट थोड़ा एक्सपेंसिव था। तो तीसरा दिन मैं ऋषिकेश में स्टे कर लिया। चौथा दिन मेरा राइड का जो 4 नंबर दिन है, तो 4 नंबर दिन में ऋषिकेश से मुझे जाना था सोनप्रयाग के लिए, जो कि ऋषिकेश से सोनप्रयाग का डिस्टेंस है 205। ये आप पहला दिन से आप ये फोकस करो, थोड़ा याद करो कि मैं पहला दिन राइड किया कम से कम 600 किलोमीटर, दूसरा दिन में करीब 500 किलोमीटर राइड किया, तीसरा दिन करीब अप्रॉक्स 270 किलोमीटर राइड किया, और चौथा दिन में 205 किलोमीटर का राइड मेरा है। लेकिन आप ये सोचिए कि 205 किलोमीटर आसानी से आप घुस जाओगे। सुबह सुबह अगर मैं जैसे 5 बजे का राइड शुरू करता हूँ, कोई भी अगर मैं होटल ये करता हूँ तो मैं चेकआउट करता हूँ तो 5 बजे निकल जाता हूँ। तो ये आप सोचोगे कि 200 किलोमीटर का राइड है, आप 10-11 बजे घुस जाओगे। लेकिन नहीं भाई, खाली पहाड़ी का रास्ता, और आपको इतना सारा मतलब एक्सपीरियंस होगा पहाड़ी में। अगर आप पहाड़ी में जाते हो, राइड करते हो, तो मतलब एक तो आप वहाँ का जो व्यू है वो आप देखकर आप पागल हो जाओगे, मतलब एक्साइटिंग से भर जाओगे। मतलब इतना मतलब खतरनाक खतरनाक वाला व्यू, जैसे हम लोग भाई इस साइड में है तो हम लोग को उतना बड़ा बड़ा पहाड़ देखने को नहीं मिलता है।
तो उस साइड में जाते ही पहाड़ी झरना वगैरह ये सब रास्ते में आपको मतलब व्यू मिलते जाएगा आपको। तो ये बात है। तो जो चौथा दिन है मेरा ऋषिकेश से सोनप्रयाग का राइड था, जो कि उसका डिस्टेंस है 205 किलोमीटर। तो मैं शुरू किया, लेकिन मुझे सुबह में ये टारगेट किया, मैं जो लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश में, तो वहाँ जाके मैं फ़ोटो शूट करूँगा। लेकिन मैं निकल गया वही ये करके थॉट लेके। तो जैसे ही मैं लक्ष्मण झूला गया भाई साहब, जीपीएस खोजते खोजते, तो देखा कि लक्ष्मण झूला का मतलब काम चल रहा है, इसलिए लक्ष्मण झूला को बंद करके रखा है पूरा सील करके। तो हुआ नहीं, वो मिस हो गया। तो भाई देखो, ऋषिकेश में आरती मिस हो गया, लक्ष्मण झूला मिस हो गया, मतलब दो काम मेरा उधर पेंडिंग रह गया। मैं सोच रहा था पूरा एकदम देख कर जाऊंगा आते वक्त, क्योंकि उतना शरीर ये नहीं देता है, साथ नहीं देता है, आप राइड करके थक जाते हो इसलिए। तो मैं सोचा कि जाते जाते ही मैं देख देख के जाऊंगा। तो फाइनली वो तो हुआ नहीं लक्ष्मण झूला का दर्शन। फिर मैं निकल गया ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए। तो सोनप्रयाग जाते मुझे करीब कितना बजे, तीन से 3:30 बजे में सोनप्रयाग घुस गया था। तो उधर सोनप्रयाग में इशू है मुझे भैया, मैं जैसे ऋषिकेश से जा रहा था तो एक रास्ते में एक नाश्ता करने रुका था, ब्रेकफास्ट करने। तो उधर एक दुकान में भाई मिला, तो वो झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो वही सारा बात हुआ। तो अगर मेरा वीडियो आपने देखा है वो सीरीज, केदारनाथ सीरीज का, तो ये देखना, एक भाई मेरा झारखंड का, वो वीडियो में आई बटन में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो उस भाई ने मुझे पूरा प्लान माफिक, गाइड माफिक पूरा बता दिया कि आपको कहाँ रुकना है कहाँ नहीं। तो फाइनली उसने बोला कि आप सोनप्रयाग में मत रुकिए, सोनप्रयाग से थोड़ा बाहर क्या एक तो जगह का नाम है, वहाँ आप रुकिए, होटल भी सस्ता मिलेगा आपको, बाइक पार्किंग भी उस होटल में ही मिल जाएगा। लेकिन मैं वो मतलब व्यू देखते देखते पार हो गया, वो जगह में पार हो गया था, और मैं सोनप्रयाग घुस गया था, पता ही नहीं चला मैं कब सोनप्रयाग घुस गया हूँ। तो फाइनली मैं सोनप्रयाग घुस के मैं उधर पार्किंग देख रहा हूँ, होटल देख रहा हूँ भाई, उधर तो अंदर जा नहीं दे रहे हैं पुलिस वाला, बैरिकेड लगा हुआ है। लेकिन एक तो सरकारी देखा कि एक तो पार्किंग 3 फ्लोर या फिर 4 फ्लोर का एक तो पार्किंग है, सरकारी पार्किंग, वहाँ देख रहे हैं कि सभी पार्किंग कर रहे हैं। पुलिस वाले को मैंने बोला कि ऐसा ऐसा बात है कि हाँ यहाँ सभी पार्किंग कर रहे हैं, आप भी पार्किंग कर दो, उसके बाद सामान लेके जाओ। तो बहुत मेरा तो लगेज वगैरह था, मैंने पुलिस वाले को बोला कि सामान मुझे कम से कम होटल तक ले जाने दीजिए। तो भाई कोई उधर कोई माना नहीं। तो उतना सारा सामान आप सोच ही सकते हो, अगर आप राइड करते हो तो एक राइडर का क्या सब सामान होता है। तो उतना लगेज लेकर मैं अकेला उधर होटल चला गया। तो फाइनली उस पार्किंग में, सरकारी पार्किंग में मैं 2 नंबर फ्लोर में मैं बाइक को चढ़ा दिया। उसके बाद वहाँ मैं पार्किंग किया। लेकिन उधर बाइक भाई उतना मतलब आपका अगर बाइक को थोड़ा केयर करते हो तो उधर उतना मतलब केयरफुली बाइक को कोई मतलब रखता नहीं, ऐसा स्क्रैच वगैरह भी हो जाता है कभी कभी। और अब मतलब आप बाइक वहाँ रखोगे तो आपकी जिम्मेदारी भाई, गाड़ी का जिम्मेदारी उन लोग का है, लेकिन बाइक का स्क्रैच वगैरह टूटना फूटना इसका जिम्मेदारी वो लोग नहीं लेता है। तो फिर मैं कोई अच्छा जगह देखा, सेफली जगह देखा और घुसा दिया। तो बाइक रख के मैं एक तो होटल ले लिया। तो होटल भाई, होटल तो उधर मिला नहीं, एक तो डॉर्मेटरी मिला। तो मैंने सोचा कि भाई डॉर्मेटरी ले लेते हैं, क्योंकि खाली तो मुझे रात को काटना है और सुबह आधा रात को ही तो निकल जाना है। तो जो मेरा चौथा दिन था वो ऋषिकेश से सोनप्रयाग था। सोनप्रयाग में फाइनली पहुंच गया शाम को। उसके बाद में थोड़ा फ्रेश वगैरह हुआ। वहाँ भाई जाते ही वेदर चेंज हो गया, ठंड का मौसम था उधर पूरा। तो उधर होटल में थोड़ा ये कर लिए, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लिए, खाना वाना खाए। उसके बाद एक्सप्लोर वगैरह किए थोड़ा सोनप्रयाग। फिर पता किए कि एंट्री वेंट्री कहाँ सब होता है। मेरा तो एंट्री की पहले से ऑनलाइन किया हुआ था, तो एंट्री वगैरह कर लिए, सब कुछ कर लिए। फिर सो गए, अर्ली मॉर्निंग बैटरी वगैरह चार्ज दे के सो गए। और जो पांचवा दिन है, वो पांचवा दिन में सोनप्रयाग से ये करने ट्रैकिंग करने के लिए मैं शुरू कर दिया। लेकिन के लिए तो सोनप्रयाग से अगर आप जाते हो तो गौरीकुंड के लिए आपको 50 रुपये का टैक्सी भाड़ा देना पड़ता है। और अगर आप जैसे ही होटल सोनप्रयाग से होटल छोड़ते हो तो वहाँ आपको ऐसा नहीं है कि आप रात 3 बजे उठ गए कि 3 बजे में चला गया, ऐसा नहीं। 5 बजे के बाद ही भाई उधर एंट्री होता है जाने के लिए, गाड़ी में जाने के लिए। 5 बजे तक वहाँ अटका कर रखते हैं सबको। उसके बाद 5 बज जाता है, ऊपर से खबर आता है कि हाँ अभी टूरिस्ट को छोड़ना है। फिर 5 बजे ये लोग फोर्स जो है वहाँ पर चौकी में फिर छोड़ते हैं। तो 5 बजे जाकर हमने टैक्सी लिया, टैक्सी लेके हम गौरीकुंड तक गए।
और गौरीकुंड का डिस्टेंस अप्रॉक्स 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन वो लोग पीछे ही गाड़ी को रख देते हैं क्योंकि ट्रैफिक पूरा भरा होता है उधर। तो अप्रॉक्स 3 किलोमीटर हम गाड़ी से गए, उसके बाद उतार दिया और 50 रुपये वहाँ पर है किराया। तो 50 रुपये देकर हम ट्रैकिंग उधर चाय वगैरह पिए और ट्रैकिंग शुरू किए। तो वहाँ से जो गौरीकुंड के जो डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन उधर जो माइल स्टोन है कम कम वगैरह लिखा हुआ है कभी कभी, लेकिन आप खुद अगर चलते हो ट्रैकिंग करते तो आपको पता चलेगा कि इतना नहीं है भाई। तो फाइनली वो बात छोड़ो। तो ये 5वां दिन हम तो पहुंच गए। तो मेरा जो टारगेट था वो मैं पहले से ही थोड़ा, मेरा टारगेट था कि मैं एक दिन में जाकर दर्शन करके रिटर्न नीचे आ जाऊं। लेकिन भाई जैसे ही मैं पैदल शुरू किया, ट्रैकिंग शुरू किया, इतना आसान नहीं है क्योंकि मेरा लाइफ में फर्स्ट ट्रैकिंग, सॉरी सेकंड ट्रैकिंग था, क्योंकि फर्स्ट ट्रैकिंग परेशनाथ वाला था मेरा, तो सेकंड ट्रैकिंग था। तो भाई उतना आसान नहीं है कि इतना आप ट्रैकिंग करके जाओ फिर उधर से आओ, तो इतना आसान नहीं। और व्यू भाई साहब मतलब खतरनाक वाला व्यू। और मोबाइल वगैरह अगर आप जाते हो तो पावर बैंक वगैरह साथ में ट्रैकिंग में रखना, क्योंकि भाई बैटरी उधर सुन हो जा रहा है मोबाइल। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटा मेरा जो मोबाइल गोप्रो वगैरह था वो 2 से 3 घंटा था, यूज़ नहीं किया भाई। एक फ़ोन मेरा, 2 फ़ोन था, यूज़ नहीं किया, फिर भी वो डेथ हो गया, मतलब डेथ हो गया, इतना ठंड है उधर। तो ये बात है, इशू हो रहा है थोड़ा। फिर मैं वहाँ जाए ऊपर जाके मैं मेरा करीब ऊपर में 12 बजे पहुँच गया था, लेकिन भाई उधर 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है तो दर्शन तो हुआ नहीं। फिर मैं सोचा कि आज शाम को मैं पूजा पाठ करके अर्ली मॉर्निंग में निकल जाऊंगा। तो उधर टेंट एक तो मैं ले लिया, तो टेंट लेके स्टे किया, फिर उधर दर्शन वगैरह किया। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में जो 6 नंबर दिन है, 6 नंबर दिन उधर मैं पूजा वगैरह करके दर्शन वगैरह करके और आपस में ट्रैकिंग करके नीचे आ गया। तो 6 नंबर दिन भाई मैं पूरा मैं नीचे आ गया, और नीचे मुझे टाइम लगा करीब 10 से 10:30 बजे मैं नीचे आ गया था। बाद मैं 6 नंबर दिन ही, मतलब उसी दिन गाड़ी को पैक करके मैं केदारनाथ से सीधा निकल गया बद्रीनाथ के लिए, जो कि केदारनाथ से बद्रीनाथ का जो डिस्टेंस है वो आपका अप्रॉक्स 230 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन 230 किलोमीटर पहाड़ी में भाई कम नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। मतलब और इतना ज़्यादा, मतलब बद्रीनाथ जैसे मैं केदारनाथ आया ऋषिकेश से, तो भाई आपको मतलब बद्रीनाथ आप ये सोचोगे कि उसी टाइप का लगेगा, लेकिन बद्रीनाथ और भी टफ है, मतलब और भी खड़ा पहाड़ है। मतलब अगर आप यहाँ 200 किलोमीटर में आपको अगर 8 घंटा लग रहा है तो वहाँ आपको 12 घंटा लगने वाला है, ऐसा मतलब रास्ता है बद्रीनाथ का। और सिंगल रोड है, जितना पहाड़ी में सब सिंगल रोड है, एनएच वगैरह है नहीं। तो भाई 230 किलोमीटर का डिस्टेंस है केदारनाथ से बद्रीनाथ का। तो मैं बद्रीनाथ के लिए रवाना दिया। तो मैं सोच रहा था रास्ते में एक तो जगह है, मुझे याद नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि मैं वहाँ जाके मैं स्टे करूँगा और अगले दिन मैं निकल जाऊँगा। लेकिन मैं मतलब रास्ते में जाते जाते ये डिसाइड किया कि नहीं भाई मुझे आज ही बद्रीनाथ पहुँचना है। तो मैं चला गया, निकल गया मैं, और निकलते निकलते रोड में मैं जा रहा हूँ तो अकेला पड़ गया था, लेकिन और एक तो बाइकर भाई मिल गया। तो दोनों बाइक हम एक साथ चले गए बद्रीनाथ, जो कि हम रात को करीब 9:30 बजे पहुँचे थे। तो बद्रीनाथ 9:30 बजे पहुँच के करीब 10 10:30 बजे तक होटल वगैरह खोजे। तो उधर भाई होटल और भी एक्सपेंसिव है, मतलब केदारनाथ से ऊपर जहाँ जितना रेट है वहाँ से भी यहाँ एक्सपेंसिव है और भी। मतलब मुझे रूम पड़ा करीब आपका कितना 1600 रुपया देकर मुझे रूम रहना पड़ा, वो भी एक रात के लिए, खाली रात गुजरना है उसके लिए भाई 1600 रुपये देना पड़ा। वो बात बाद में आते हैं। तो बद्रीनाथ पहुंच गया, 6 नंबर दिन ही में बद्रीनाथ पहुंच गया। फिर मैं उधर रेस्ट किया। 7 नंबर दिन अर्ली मॉर्निंग नहा धो के मैं बद्रीनाथ मंदिर में जाके पूजा वगैरह किया, और पूजा करके मैं होटल आया। होटल आके आपस में गाड़ी में पार्किंग में, सॉरी, अनलोड वगैरह किया, लोड वगैरह किया, सब सामान वगैरह जितना भी लागेज था मेरा। उसी दिन में 7 नंबर दिन में निकल गया नीचे। तो भाई नीचे मैं बद्रीनाथ से जाते जाते कम से कम श्रीनगर, बद्रीनाथ से मैं श्रीनगर का ठान लिया कि मुझे जाना है। मैं तो सोच रहा था कि बद्रीनाथ से मैं ऋषिकेश बैक करूं और ऋषिकेश में मैं स्टे करूं, ताकि मुझे मेरा जो आरती देखने का सपना था वो पूरा हो सके। लेकिन भाई इतना रात हो गया, कम से कम 8 बज गया था, 7:30 8 बज गया था श्रीनगर पहुंचते पहुंचते। और श्रीनगर पहुंचते पहुंचते ही 7 7:30 बज गया था, इसलिए मैं श्रीनगर में स्टे किया।
और मैं एक इस पूरा राइड में मैं एक मतलब मुझे ठान लिया था मैंने कि मुझे राइड में सॉरी नाइट में भाई राइड करना नहीं है, क्योंकि मैं एक तो स्लो हूँ, अगर रात में कुछ बाइक का या फिर मेरा कुछ हो जाता है तो एक तो देखने वाला कोई नहीं। तो अगर आप ये सोलो राइड करते हो तो ये आपको भी थोड़ा दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर आप सोलो राइड करते हो तो अकेला हो आप आपका गाड़ी का जिम्मेदारी आपके ऊपर। तो नाइट में राइड करने का मतलब थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि सामने तरफ से ऐसे तो पब्लिक का जो वो बात अलग है, चोर वगैरह ये सब बात तो वो अलग है, लेकिन जो आपका सामने से जो गाड़ी वगैरह आता है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो आँख में बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो इसलिए आप अवॉइड करो नाइट राइड को, जैसे मैं करता हूँ। तो ये बात है। तो मैं बद्रीनाथ से श्रीनगर आ गया। श्रीनगर में मैं स्टे किया, और श्रीनगर से मैं 8 नंबर दिन श्रीनगर से मैं बरेली के लिए निकल गया, जो कि श्रीनगर से बरेली का डिस्टेंस है 380 किलोमीटर। तो बरेली से मैं श्रीनगर निकल गया 380 किलोमीटर का 8 नंबर दिन। फिर मैं बरेली जाके उधर भी होटल खोजने में भाई फास्ट तो पूरा ट्रिप में मुझे होटल खोजने में आधा घंटा 1 घंटा मतलब लग जा रहा है, क्योंकि एक बार मैं गूगल मैप से मैं होटल ऑनलाइन बुक किया था तो मैं ठग गया, क्योंकि कहाँ दूसरा जगह होटल दिखा रहा है और दूसरा जगह भेज दिया भाई मैप, तो बहुत सारा दिक्कत होता है। तो इसलिए मैं ऑफलाइन जाकर मैं बुकिंग करता हूँ बार्गेनिंग करके। तो 380 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है डे 8 में हमने पूरा किया, जो कि श्रीनगर से बरेली का डिस्टेंस है 380 किलोमीटर। फिर 9 नंबर दिन बरेली से हम सुबह निकल गए, बरेली से हम निकल गए, जो कि बरेली टू रायबरेली, हाँ बरेली टू रायबरेली बोल के एक ठो जगह है, जो कि उसका डिस्टेंस है 550 किलोमीटर। जो कि हमने 9 नंबर दिन, क्योंकि 8 नंबर दिन हमें थोड़ा रेस्ट मिल गया था, इसलिए 9 नंबर दिन हमने पूरा लंबा खींचा भाई। अर्ली मॉर्निंग निकल गए 4 बजे, और बरेली टू रायबरेली 550 किलोमीटर खींचा 9 नंबर दिन। फिर रायबरेली में स्टे किया, और 10 नंबर दिन भाई हमने रायबरेली टू होम, मतलब रायबरेली मतलब आपको अब ये कह सकते हो कि आप प्रयागराज से थोड़ा मतलब आगे, प्रयागराज से थोड़ा आगे मतलब क्या बोल सकते हो आप, जो बनारस के आसपास ऐसा कुछ, प्रयागराज बनारस के आसपास ही वो रायबरेली बोल के एक तो जगह है, ठीक से याद नहीं आ रहा है मेरे को, वो प्रयागराज बनारस के आसपास ही है। तो मैं वहाँ स्टे किया था रायबरेली, और 10 नंबर दिन भाई मैं रायबरेली से होम अपना घर, जो कि उसका डिस्टेंस है आपका करीब 500 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो मैं 10 नंबर दिन 500 किलोमीटर खींचा। अगर इस पूरा राइड में अगर आपको बद्रीनाथ का ट्रिप कैंसिल करना है, तो अगर आप बद्रीनाथ का ट्रिप कैंसिल करते हो, इसमें आपका 2 दिन सेव हो जाएगा। अगर आप बद्रीनाथ ये करते हो मतलब स्किप करते हो, तो खाली आपको अगर केदारनाथ ट्रिप करना है सोलो, तो इसमें 10 दिन का मेरा ट्रिप था केदारनाथ और बद्रीनाथ। अगर आप केदारनाथ करते हो तो आपका 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आप कलकत्ता से अगर आप आते हो, कलकत्ता साइड से, तो भी आपको 8 दिन में आपका राइड कंप्लीट होने वाला है। और अप्रॉक्स आप ये हिसाब करके आपको बाइक चलाना है कि भाई एक दिन में कम से कम 500 550 600 किलोमीटर तक मुझे खींचना है, क्योंकि आप इधर ही खींच पाओगे, पहाड़ी में उतना खींच नहीं पाओगे। तो अगर आप इधर ही कलकत्ता से अगर आप आते हो या फिर बंगाल से ही कहीं से जाते हो, तो इधर से ही आप 1 दिन 2 दिन जितना दिन आप राइड करते हो, थोड़ा ये कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चला सको, क्योंकि आपको 600 650 भी अगर आपका शरीर अगर खींचता है 600 650 किलोमीटर भी अगर आप खींच पाते हो बाइक में, तो आप खींच दो भाई, क्योंकि आपको जैसे ही पहाड़ी मिल जाएगा आपको उतना खींचने का मौका भी नहीं मिलेगा। मतलब इधर ही मतलब आपको ऋषिकेश तक आपको जितना खींच सकते हो भाई खींच लो, क्योंकि हाईवे है, एनएच है आपको। लेकिन थोड़ा जीपीएस वगैरह भी साथ नहीं दिया था, मेरा इशू हुआ था, तो रास्ते में बहुत ही प्रॉब्लम आ गया था इसके चलते। तो जीपीएस वगैरह थोड़ा, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा इशू था एनएच में, जैसे सबका ही होता है एनएच में, कोई तो नेटवर्क का इशू नहीं होता है। तो और एनएच में और एक प्रॉब्लम है कि आपको अगर आप लोगों से पूछोगे तो कोई लोग नहीं मिलेगा भाई साहब एनएच में, मतलब खाली तो हाईवे ही,
लेकिन मैंने हाथ देते दे, दे, दे हाथ देकर मैं ड्राइवर जो उधर जाता है गाड़ी वाला, उन लोग से पूछ के मैं गया था। तो थोड़ा दिक्कत हो गया था क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा था, मैं डर भी था अंदर थोड़ा और एक्साइटिंग भी था। तो इसके चलते तो राइड फाइनली राइड में एकदम फाइनली मतलब सेफली मेरा राइड कंप्लीट हुआ और 10 दिन में मेरा केदारनाथ और बद्रीनाथ का राइड कंप्लीट हो गया था। अगर आप इस केदारनाथ और बद्रीनाथ का खर्चे के बारे में पूछोगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे मैसेज करना कि कितना बजट होता है ऐसा प्लान माफिक, तो मैं वो अलग से एक तो वीडियो बनाऊंगा प्लान माफिक, आपका होटल से लेकर ये से लेकर टोटल पूरा उसका वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हो कितना खर्चा होता है 10 दिन का ट्रिप में सोलो में, तो वो भी मैं एक तो बना दूंगा अलग से बजट पूरा, मतलब केदारनाथ का ट्रिप सोलो बजट तो मैं पूरा बना दूंगा। तो यहाँ तक अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। रेस्पेक्ट योर कंट्री, रेस्पेक्ट योर वोमेन। टाटा बाय बाय।